एक्चुअली इलियड जो है ना, इलियड इज अ स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन द ग्रीक एंड द ट्रोजन्स। ट्रोजन जो है वो बिटवीन ग्रीक एंड द ट्रॉय, सॉरी, तो ट्रोजन भी खैर उनको कहते हैं। तो ट्रॉय जो था ये आज का जो ग्रीस है, इस आज का जो सॉरी टर्की है, इसके राउंड अबाउट है, कहीं पे था। इमेजिनरी एक जगह है, शायद पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन कहानी में वो है समंदर के पार। और इस साइड पे ग्रीक आइलैंड थे। तो उस टाइम पे यही दो अंपायर होती थी। तो आप वाली बात इतनी गलत भी नहीं होगी, उस टाइम की तो ये वर्ल्ड वार ही रही होगी अपने टाइम के एतबार से। अब हुआ ये अब हुआ ये
तो कहानी में हम ये थे कि उन्होंने फिर एक लकड़ी का एक हॉर्स बनाते हैं और ट्राई वालों को डिसीव करते हैं, और ये आइडिया ओडेसियस का है। ओडेसियस बहुत क्लेवर है, सबसे ज़हीन ग्रीक जो है वो ओडेसियस है। तो वो एक लकड़ी का हॉर्स बनाते हैं जिसके अंदर जो है वो ग्रीक छुप जाते हैं और बाहर से सारी आर्मी वाइप कर देते हैं। सुबह क्या है, ट्राई वालों को लगता है कि पता नहीं गॉड ने उनकी मदद कर दी और सारा ग्रीक डैमेज हो गया है, एक बहुत बड़ा हॉर्स खड़ा है ओनली, बस उस हॉर्स को वो अंदर ले आते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं कि हमने जंग जीत ली है। ट्राई वाले खूब जो है मस्ती करते हैं, रात को शराब पीते हैं, सो जाते हैं। तो रात को उस हॉर्स में से वॉरियर्स बाहर निकलते हैं जिनमें एक्लीज भी शामिल है। तो इस तरह करके उस सारे ग्रीक पे जो जो कला है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह ट्रॉय जो है वो फॉल कर जाता है। तो ट्रॉय का सिटी जो है वो कंकर हो जाता है अल्टीमेटली। और इसमें एक और इंसिडेंट भी है कि इस फाइनल एक्शन, फाइनल वॉर के स्टेज में पेरिस जो है वो एक एरो मारता है जो एक्लीज के पांव पे लगता है, हील के ऊपर लगता है। और ये कहा जाता था कि एक्लीज की बॉडी के किसी भी हिस्से पे अगर आप कोई वेपन लगाएंगे तो उसकी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोफेसी ये थी कि अगर उसकी हील पे मारा जाएगा तो वो मर जाएगा। और वही होता है, उसकी हील पे एरो लगने से एक्लीज की डेथ हो जाती है। दैट इज द स्टोरी ऑफ एलियट। आई होप कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया होगा अब इस कहानी के हवाले। ओके जी, अब आ जाते हैं हम अपने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की तरफ, इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। अब आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन, और आज हम इसको देखते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा। अच्छा, कल हमने देखा था एक कुछ राइटर मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, हमने इसका बैकग्राउंड भी देखा, हमने बेवुल्फ की मदद से एंसेस्ट्रल रेस को भी देखा, हमने सेल्टिक जो है वो पीपल है उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि किस तरह से ये लोग जो हैं, इंग्लिश रेस किस तरह से वजूद में आती है, ये चीज़ हमने देखी। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये मैसेज एक आ गया। अच्छा, अनिला क्या पूछना चाह रही है? सर, व्हाट हैपेंड विद पेरिस एंड हेलन, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट देम। बिल्कुल आपने सही गैस किया। एक्चुअली जो हेलन है वो तो एक एक्सक्यूज थी ना, असल में तो उनकी दुश्मनियां थी। तो उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और ये सारा कुछ किया। एक्चुअली इस जंग के बाद क्या हुआ कि पेरिस जो है, जब ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो गया तो पेरिस, हेक्टर की तो डेथ हो चुकी थी, पेरिस जो है वो हेलन को लेके खुफिया रस्तों से फरार हो गया। ठीक है, और खुफिया रस्तों से निकलता हुआ वो यूरोप की तरफ निकल गया, दूसरे वेस्टर्न यूरोप की तरफ। और कहते हैं कि वो फ्रांस आ गया, और जहां पे जो पेरिस सिटी है ये उसी ने बसाया था। पेरिस जो है, ये हेलन और पेरिस ने शहर बसाया था, पेरिस जो है। उसके बाद वो भाग के यहाँ पे आ गया था। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। और उसने एक्लिस को भी इसी ने मारा। आल तो वो बड़ा डरपोक था और मैनिला से जंग, बिल्कुल डुअल के दरमियान में ना सिर्फ जंग हारा बल्कि ट्रॉय की बेइज्जती भी करवाई, भाग गया वहां से, गायब हो गया बीच में से। तो लेकिन उसकी गुड लक कि उसने एरो मारा एक्लिस के हील के ऊपर और इतने बड़े वॉरियर को उसने डिस्ट्रॉय किया। और फिर हेलन को लेके पेरिस आ गया, जहां पे आज पेरिस शहर है। ओके, अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये तीन हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द होल ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इनटू थ्री डिफरेंट इराज, सब इराज जैसे आप कह लें, जिसे हम सब एज कह लें। एज ऑफ बीट हम पहले कहेंगे, एज ऑफ, सॉरी, बेड, बेड ज्यादा बेहतर तलफ़्फ़ुज़ है। एज ऑफ बेड है जिसमें एल्डम, मैंने कल आपको बताया था जो पोइट सामने आया, जो सबसे पहला पोइट था, एल्डम था। क्रिश्चियन पोइट की बात हो रही है। हाँ, सबसे पहली नज्म तो वो बियोवल्फ है, लेकिन इसकी आथर का पता नहीं है। और ये कि ये इंग्लैंड में नहीं इसको लिखा गया, आखिर लिखा तो इंग्लैंड में गया, कंपोज इंग्लैंड में नहीं किया गया। लिखा तो ये बहुत बाद में गया था, 10वीं यानी तीसरी जो एज है, सब एज है, उसमें इसको कंपोज किया गया या डिस्कवर किया गया, आप कहने से। तो जब इंग्लैंड बन गया, यानी
एंग्ला लैंड से, एंग्लासिन से, एंग्ला लैंड से होता हुआ इंग्लैंड बन गया। तो इसमें जो पहले पोएट आते हैं वो एल्डम है। हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं एज ऑफ बेड, क्योंकि बेड ने इसमें बहुत काम किया। उसके 90 किताबें, 90 किताबें। और एक बात ध्यान में रखें, आज किताब लिखना कंपैरेटिवली आसान है। क्यों? आज प्रिंटिंग प्रेस है, उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। 90 किताबें बेड ने हाथ से लिखी थी, हाथों से लिखी थी सारी की सारी किताबें। तो इतनी ज्यादा काम करना ये एक मॉन्क ही कर सकता था, जिसे जो अपनी जिंदगी डेडिकेट कर चुका हो। तो बेड एक मॉन्क था, नॉर्थम्बिया इलाके में रहता था। तो इसे हम एज ऑफ बेड कह सकते हैं, बिकॉज बेड इज द पर्सन हु रोट 90 वर्क्स, 90 बुक्स। वन थिंग, सेकंड थिंग, ही वाज द पर्सन हु रोट ecclesiastical हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इसने हिस्ट्री की पहली किताब, प्रोज का पहला वर्क इसने तख्लीक किया, और अंग्रेजों के बारे में आल दो, दैट इज रिटन इन लैटिन, और 90 वर्क्स लैटिन में है। इसके जो इंग्लिश के वर्क्स है इसने वो भी लिखे थे। तो मेरा तो ख्याल है इसने 150 के करीब किताबें लिखी होंगी, आई होप सो, कुछ कम कुछ ज्यादा। लेकिन इंग्लिश के वर्क सरवाइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो सरवाइव कर रहे हैं वो मैंने कल आपको बताया था, उसकी वजह क्या थी, वो भी सोशल बैकग्राउंड मैंने कल आपको ये समझा दिया था। तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नोट करने वाली बात है, इस क्रिश्चियन एज जब से ये ईसाई हो गए, तब से प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड में तो बेओवुल्फ तख्लीक हुई, फिर क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन हो गए तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एज ऑफ बेड, जब एल्डम, कैडमन और बेड ने लिखा, ठीक है, एल्डम, कैडमन, बेड ने लिखा और साइन वल्फ ने लिखा। उसके बाद जो है हम दूसरी एज जो है ना वो हम ले सकते हैं, जो है वो एज ऑफ एल्फ्रेड जो है, ये एल्फ्रेड का एजुकेशनल प्रोग्राम जो है। और तीसरी में हम बेनेडिक्टीन रिवाइवल है, ठीक है। तो बेनेडिक्टीन रिवाइवल एज, या और लास्ट फेज आपसे कह लें मिडिल एज का, और दरमियाना फेज जो है वो एल्फ्रेड का दौर है सारा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत कंट्रीब्यूशन उसने दिया। एल्फ्रेड की एज है, बेड की एज है, और बेनेडिक्टाइन रिवाइवल एक एज का नाम हम बता सकते हैं। तो पहले इरा में कौन कौन से थे? अर्ली पोइट्स जो थे वो एल्डम, बेड, कैडमन, ठीक है, एल्फ्रेड और साइन वुल्फ। तो एल्फ्रेड खैर आगे हम उसको प्रोज में देखेंगे। शुरू में तो खैर ओरल कंपोजिशन हमने कहा कल बात की थी, होती थी, फिर लिखना शुरू हुए। एडी एनो डोमिनियो भी, बीसी और एडी में जो डिवीजन है ये भी की, बेड ने की थी, बहुत ज्यादा वर्क बेड ने किया, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम एक और पोइम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 एजेस लिखे हुए, ये देखें, एज ऑफ बेड, द प्रोग्राम ऑफ एल्फ्रेड, यानी एल्फ्रेड का जो प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम उसने किया, पूरे मुल्क को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश की, ठीक है, एंड द बेनेडिक्टाइन रिवाइवल इन द 10th सेंचुरी। तो ये हमारे पास जो है 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। Many of the manuscripts which perished in the 1530s in Henry VIII's destruction of the monasteries may have been in Old English data may have lost. एक और वजह जो है, एक तो कहा गया कि इंग्लिश को इतना महफूज नहीं किया जाता था, वैल्यू ही नहीं थी लैटिन के मुकाबले में। दूसरा, लैटिन का भी कुछ वर्क डिस्ट्रॉय हो गया, इंग्लिश का तो काफी ज्यादा हो गया। उसकी एक वजह हेनरी 8 का मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करवाना है। उनका एक बादशाह आगे आएगा, हम उसे जरा अगले चैप्टर में ज्यादा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हेनरी 8। ये बड़ी अलग शख्सियत है, और आप मतलब तवक्को नहीं कर सकते कि वो ऐसा काम कर सकता है कोई बंदा अंग्रेज भी, कि मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करवा दे, जो कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ईसाई होकर ईसाइयों वाली चीजों को डैमेज कैसे करवा सकता है? खैर इसकी जरूर कोई पॉलिटिकल और सोशल रीजन है। तो ये एक सवाल अभी हम रख छोड़ते हैं, और आगे जो कि इसका जवाब मौजूद है कमिंग पेजेस में,
ये आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आपके जेहन में रहे कि ये अजीब सी बात है थोड़ी सी। तीन फेजेस भी मैंने आपको बता दी, ये लिखने वाली बात है, जरूर लिखें। ड्रीम ऑफ द रूट, एक पोएम के बारे में आप बात करते हैं, ड्रीम ऑफ द रूट। अब क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट पोएम हमने सबसे पहले चुनी है, बेओवुल्फ प्री क्रिश्चियन है, और फिर जब क्रिश्चियन वर्ल्ड हुई तो ड्रीम ऑफ द रूट। दिस लॉन्गर टेक्स्ट इन द वर्सली बुक C 1000, ये जो सी हम लिखते हैं ये अंदाजे की जो डेट होती है, यानी 1000 AD के अंदर, हैज 156 लाइन्स, काफी लंबी ये नज्म थी। एक विजनरी, एक ड्रीम पोएम है, एक रिलीजियस पोएम है, एक लेंथी पोएम है। रूड का मतलब है यहाँ पे वो रूड बिहेवियर नहीं है, वो वाला नहीं है। इट इज ड्रीम ऑफ रॉड है बेसिकली। रूड इज रॉड वर्ड। रॉड क्या होता है, आप कह लेंगे इट इज क्रॉस। क्रॉस को रॉड भी कह सकते थे, उस टाइम पे रॉड वर्ड एक यूज हो रहा था उसके लिए। तो इस पोएम में क्या होता है कि ड्रीमर है जिसके हाथ में क्रॉस है, और क्रॉस उसने उठाया हुआ है, तो क्रॉस जो है ना फर्दर अपनी कहानी सुनाता है, क्योंकि क्रॉस आपको पता है क्रूसीफाई किया गया था क्राइस्ट को इसके ऊपर। तो लेटर ऑन जो है वो हजरत ईसा से, जो कि वो सलीब जो है, जैसे उर्दू में सलीब कहते हैं, जैसे क्रॉस कहते हैं इंग्लिश में, ये मंसूब है, तो ये सेक्रेट सिंबल बन गया क्रिश्चियनिटी का। अभी आप जब ये क्रॉस देखते हैं कहीं पे, ये सलीब का निशान देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये ईसाइयत का सिंबल है। जैसे इस्लाम का सिंबल जो है वो क्रीसेंट मून है, क्रीसेंट मून जो है इस्लाम का सिंबल है, इसी तरह ईसाई मजहब का जो सिंबल है वो है क्रॉस। तो ड्रीम ऑफ द क्रॉस है ये बेसिकली। एक पोएम है, एक मजहबी पोएम होगी डेफिनेटली। एक क्रॉस अपनी कहानी सुनाएगा कि कैसे हजरत ईसा उसके ऊपर मसलूब हुए, तो उसने क्या कुछ देखा और क्या फील किया, और से एक मजहबी जज्बात को उभारा जाएगा इसके। The dreamer in the poem sees at midnight a glorious cross rise to fill the sky. ड्रीमर क्या देखता है, बहुत ग्लोरियस क्रॉस है जो आसमान के ऊपर से नजर आता है, worshipped by all of the creation. It is covered with gold and jewels, but at other times covered with blood. ठीक है, हजरत ईसा का खून उस पर नजर आता है, सोने चांदी का बना है, खूबसूरत है, लेकिन उसके ऊपर खून है। In the devotional conclusion, the cross explains that it is now honored as a sign of salvation. यानी salvation मतलब आप के गुनाह माफ हो जाएंगे, आप जन्नत में चले जाएंगे, तो वो सोर्स है अगर आप चाहते हैं कि आप बख्शे जाएं। तो and commands the dreamer to tell men the Christian news of the second coming. तो क्रॉस कहता है कि लोगों को बताओ कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे, सेकंड कमिंग, दैट इज ए गुड न्यूज, यानी गॉस्पेल, God spell or good spell. When those who live under the sign of the cross will be saved. और जो लोग इस क्रॉस के साए में रहेंगे, हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो जरूरी है कि आप क्रॉस के साए में हो, अदरवाइज फिर आप नेक लोगों में शुमार नहीं होंगे। तो एक मजहबी जज्बात से पुर एक पोएम थी, और क्यों ना होती कि अब ईसाई हो चुके थे अंग्रेज, मोनास्ट्रीज बन चुकी थी, और मोनास्ट्री से जो लोग सीख रहे थे वो मॉन्क्स थे, और मॉन्क्स ही पढ़े लिखे लोग थे, तो वही शायरी करेंगे, तो वो यही वाली शायरी करेंगे, और वो क्या उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस जमाने में याद रखिए लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बना था अंग्रेजों के, और पहले इदारे जो बने थे जहां पे पढ़ने लिखने का काम होता था वो मोनास्ट्रीज थी, चर्च सिख के साथ हुआ करती थी। The poem exemplifies both the tradition of the vision, in which a bewildered dreamer is led by the confusion, to understanding. Clarity मिलती है, understanding मिलती है, जिंदगी को मकसद मिलता है। It boldly adopts the gospel account. अब इस पोएम में क्या किया है, जो गॉस्पेल, जो रिलीजियस अकाउंट है, रिलीजियस स्टोरी ऑफ क्राइस्ट है, उसको मिक्स किया है ओल्ड इंग्लिश रिडल ट्रेडिशन के साथ। ओल्ड इंग्लिश का जो कहानी सुनाने का तरीका है, जो अंग्रेजों का अपना था, जब वो ईसाई नहीं थे तो उनका भी एक कहानी सुनाने का एक तरीका था, और ईसाइयत की पे जो कहानी है उसके साथ मिक्स कर दिया उन्होंने। इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू स्पीक एंड टेलिंग द क्रूसिफिक्शन स्टोरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हम्बल क्रीचर। ठीक है, तो एक
अनोखी बात है कि क्रॉस बोलता है और वो सारी बात सुनाता है, सारी कहानी। The poem redirecting the heroic code of loyalty and sacrifice from an earthly to the heavenly Lord. अगर आपने अभी पोएम आपको याद होगी बेओवल्फ, तो उसमें आपने देखा था जो हीरो था बेओवल्फ, वो क्यों लड़ रहा था, क्यों फाइट करता था। उसने हाइग्लैक अपने अंकल के लिए लॉकेट वापस छीना, उनका उसका बदला भी लिया, उसने ग्रैंडल से लड़ा, उसने ग्रैंडल की मदर को मारा, और फिर जब ओल्ड एज में पहुंचा तो उसने ड्रैगन को किल किया। तो इस सारे के पीछे ऑनर, उसका पर्पस क्या था, ऑनर के लिए लड़ रहा था, अपने बादशाह के लिए लड़ते थे। यानी वो एक आइडियल क्या प्रेजेंट कर रहे थे, फाइट फॉर द ऑनर, फाइट फॉर द किंग, ओके, फाइट फॉर योर लॉर्ड। लेकिन अब क्या हो गया था, क्रिश्चियन जो टच मिला पोइट्री को, उसने लॉर्ड चेंज कर लिया। अब जमीन के बादशाह के लिए नहीं लड़ेंगे आप, अब आसमानों के बादशाह के लिए लड़ेंगे। यानी जीसस क्राइस्ट के लिए आप फाइट करेंगे, गॉड के लिए लड़ेंगे, आसमान पे जो खुदा है उसके लिए लड़ेंगे। तो इसने ये तीन, यानी गॉस्पेल स्टोरी और कोड है वो उसको चेंज किया, और ट्रेडिशनल जो है राइटिंग स्टाइल है उसको साथ मिक्स करके ड्रीम ऑफ द रूड जो है पोएम हमारे सामने आती है। ये एक रिमार्केबल वर्क है। लेकिन इसका ऑथर अगर आप पूछेंगे कौन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कैडमन ने लिखी थी, क्योंकि हमने कहा ना अर्ली पेज में एज ऑफ बेड है, इसमें ये वाले ऑथर हैं ज्यादा, कैडमन और बेड, और सबसे पहले जो है एल्डम। तो एल्डम ने तो कोई, उसका कोई काम सेफ नहीं है, लेकिन ज्यादा इस बात पे कह रहे हैं कि इसका ऑथर अननोन है, नहीं पता है, क्योंकि नीचे कोई लिखा ही नहीं था किसी ने लिखी है, तो हमें नहीं पता है कि ये किसने लिखी है। उसके अलावा जो है हेरोइक पोइट्री मिडिल एजेस में, जैसे हमने अभी हेरोइक पोइट्री में सबसे बड़ी पोएम तो हमने देखी प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जो हमने पोएम देखी वो हेरोइक वर्ल्ड या हेरोइक पोइट्री थी, एपिक सबसे बड़ी जो बेओवल्फ, जिसके बारे में अभी हम बाद में भी इस पे बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ हेरोइक छोटी पोएम्स भी हैं, जैसे वॉल्डेयर है, आप इसे देख सकते हैं, सामने नजर आ रहा है वॉल्डेयर, अर्ली पोएम है हेरोइक वॉल्डेयर, डिफेंस ऑफ द नैरो प्लेस अगेंस्ट हिज एनिमीज। हेरोइक पोइट्री आपको पता है, एक वॉर पोइट्री है, एक लड़ाई होती है, हीरो होता है जो फाइट करता है, ठीक है, लैंड के लिए, किंग के लिए, ऑनर के लिए, या जब रिलीजियस हो जाएगा तो जीसस क्राइस्ट के लिए। Finnsburg, another early poem set on the continent, is vividly dramatic fragment of the fight in the Beowulf. अब बेओवल्फ की जो कहानी है ना, उसके अंदर एक छोटी सी फाइट के ऊपर ये पोएम है, फिन्सबर्ग इसको कहते हैं। Such poems recall times before the Angles came to Britain in 5th century. So do the minstrel poems Widsith and Dior. अब एक और पोएम है दो, Widsith and Dior. विडसिथ का मतलब होता है फार ट्रेवलर, जो दूर दराज सफर करे, विडसिथ पुराना वर्ड है, इसका मतलब है फार ट्रेवलर इज द नेम। अभी हमने देखा कि हमने ड्रीम ऑफ रूड की बात की, और हमने हेरोइक पोइट्री में हमने कहा कि जो प्री क्रिश्चियन पोइट्री सबसे बड़ी हेरोइक जो पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है, वो तो बेओवल्फ है। उसके अलावा वॉल्डेयर है, फिन्सबर्ग है, स्मॉल जो हेरोइक पोएम्स हैं, विडसिथ, फार ट्रेवलर है, इज द नेम ऑफ द स्कोप भी, यानी स्कोप का जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है पोएट। ओल्ड इंग्लिश में जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ है ज़ाहिर है मॉडर्न इंग्लिश से, तो पोएट को स्कोप कहते थे उसको। Who list the name of the continental tribes and their rulers and praising generous patrons। तो फार ट्रैवलर क्या है कि मुख्तलिफ ट्राइब्स की, उनके रूलर्स को प्रेज करता है, जनरोसिटी को, एटसेट्रा। Dior is a scope who has lost his position, another poem, और पोएट का नाम भी डियोर है, जिसकी कोई हाईएस्ट पोजीशन खत्म हो गई है, वो काफी डाउन है। To console himself he recalls famous instances of evil bringing forth good, and after each stanza sings the refrain। पर ये रेफरेन यानी बार बार जो लाइन आती है पोएम में, उसको रेफरेन कहते हैं। ये वाली वो कहता है जो पढ़ी भी नहीं जा सकेगी, लेकिन इसका मतलब है that went by this may too, कि वो वक्त अगर चला गया है तो ये वक्त भी चला जाएगा।
आपने ये ट्रांसलेशन कभी सुनी होगी यहाँ कि जैसे वो वक्त चला गया है तो ये वक्त भी चला जाएगा, ये बार बार उस नज़म में ये कहता है। वो काफ़ी उदास है और परेशान है और रिजेक्टेड है, और रिजेक्टेड है तो अपने आप को हौसला देता है डियोर पोएम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि उनकी इन्होंने लिखना पढ़ना तो क्रिश्चियन से सीखा था, लेकिन उसके बावजूद ओल्ड इंग्लिश में हम एक ट्रांजिशन नोट करते हैं। बेओवुल्फ तो टोटली पैगन और हीथन पोएम है, उसके अंदर तो कोई क्रिश्चियनिटी का अमल दखल नहीं है। उसके बाद जो कुछ पोएम है उनमें भी सम टाइम नहीं है अमल दखल, और अंग्रेजों ने अपने पुरानी टर्म्स के ऊपर पॉइंट लिखी हैं, खासतौर पे उन लोगों ने जो ज्यादा चर्च से बिलोंग नहीं करते थे। पर ऐसे लोग बहुत कम रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मोनास्ट्रीज या मॉन्क्स ने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, जैसे ड्रीम ऑफ द रूड है, या बेड का जो वर्क है, या एल्डम ने जो किया होगा, या जो एक और जो हमारे पोएट हैं उन्होंने जितना भी काम किया, हिम्स वगैरह लिखी हैं तो हेरोइक पोइट्री। और लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैप, आप ये एक तस्वीर आपके सामने नजर आएगी, सॉरी मैप का मैंने एक पिक्चर आपको नजर आएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पीरियड के हवाले से, क्योंकि इस पे ये देखें जी, द फ्रंट ऑफ द फ्रैंक्स कैस्केट है, दिस इज बॉक्स है, एक लिहाज से कैस्केट है जिसके अंदर चीजें रखी जा सकती हैं, और ये वेल बोन का बना हुआ है। वेल बोन, जो वेल मछली आपको पता है बहुत बड़ी होती है, तो उसकी बोन से ये बनाया गया है। उसको ऊपर आप देखेंगे लिखा भी गया है, तस्वीरें भी बनी है, राइट पे कुछ और है, लेफ्ट पे कुछ और है, और ये इंस्क्रिप्शन भी हुई है इसके ऊपर। अब ये म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, लंदन के म्यूजियम में। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ल्ड को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम को जब ये क्रिश्चियन हो चुके थे, एंग्लो सैक्सन लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया था। लेकिन इस टाइम में पता ये चलता है कि दोनों ट्रेंड साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप यहां पे देखें तो इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये रूनिक है। वेल बोन के ऊपर जो नीचे कैस्केट है, बॉक्स का निचला हिस्सा है, या साइडों पे आप देख लें, ये रूनिक इंस्क्रिप्शन है। अब आपको ये तो पता है कि रूनिक इंस्क्रिप्शन तो एंग्लो सैक्सन की उस जबान की इंस्क्रिप्शन है जो ये पहले जानते थे। इंग्लिश मॉडर्न, थोड़ी सी इंग्लिश होने से पहले पहले, एंग्ला लैंड को बनाने से पहले पहले जर्मैनिक जो इंस्क्रिप्शन है, ये जर्मन स्टाइल है लिखने का, यहाँ पे कैरी होता नजर आ रहा है। कुछ लोग जानते थे ये इंस्क्रिप्शन, तो ये रूनिक स्टाइल में लिखा हुआ है, नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो लेकिन लेफ्ट और साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में फर्क देखें। लेफ्ट पे आपको लगता है एडोरेशन ऑफ द मैजाई, ठीक है, और राइट साइड पे आपको वे लैंड नजर आ रही है। जो पोएम है वे लैंड, वे लैंड जो था, ही वाज द स्मिथ ऑफ द गॉड अकॉर्डिंग टू माइकल अलेक्जेंडर, जिसे फिर किसी ने अगवा कर लिया, तो फिर वहां से वो लड़ा, अपने आप को आजाद करवाया। तो ये एक पैगन पोएम है, टोटली हीथन पैगन, गॉड का स्मिथ था वो। ये राइट साइड पे वो स्टोरी है, और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आता है कि क्राइस्ट की बर्थ के ऊपर जो है वो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, और क्रॉस बना हुआ है, और एटसेट्रा। तो वेल बोन की के ऊपर दोनों चीजें, एक साइड पे एक ऐसी पोएम की इंस्क्रिप्शन है जो कि पैगन पोएम है टोटली, और दूसरी साइड पे क्राइस्ट की बर्थ। और आपने कहानी गिफ्ट ऑफ मैजाई पढ़ी होगी, तो मैजाई कौन थे? ये लोग बादशाह थे जो गिफ्ट लेके आए थे हजरत ईसा के पैदा होने के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है कि एक ही बॉक्स के ऊपर रूनिक इंस्क्रिप्शन हो, और फिर जो डिजाइन बनाया जाए वो एक साइड पे ईसाइयत है, और दूसरे साइड पे उनका उसी बॉक्स की आधी साइड के ऊपर। तो ये उनके माइंड सेट आपके सामने आ रहा है कि अभी भी उनमें जो पैगनिज्म है, जो पुरानी तर्ज है, जो उनकी पोइट्री है, अभी उनकी हम खत्म नहीं हुई है ओल्ड इंग्लिश के अंदर। अभी कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। और इवन जब वो कोई पोइट्री करते हैं तो उसमें भी, जैसे ड्रीम ऑफ रूड में भी आप देख लें, वो चीज हमें वहां भी नजर आती है, वो एमलगमेशन ऑफ टू कल्चर्स,
जो उनका पहला कल्चर था और जो ईसाई होने के बाद उनके नजरियात चेंज हो गए, तो नए हीरोज और नई थॉट्स आ गई उनके यहाँ, लेकिन पुरानी चीजें भी हमें नजर आती हैं इंग्लिश के अंदर। आगे चल के मिडिल इंग्लिश में और रेनेसा में ये चीजें, ये हमें डबल चीजें नजर शायद इतनी नहीं आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लिखा, क्रिश्चियन लिटरेचर लिखा है इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम। The dedicated Christian literature of the Anglo-Saxon England is of the various kinds. There are verse, paraphrase of the Old Testament stories. पैराफ्रेज कर दिया गया ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी जो लैटिन में होती थी, उसे पैराफ्रेज किया गया। कैडमन्स ने जो पोएम लिखी हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड जूडिथ, ये कैडमन की हैं। कैडमन में हिम्स लिखी हैं, कैडमन ने इस तरह की रिलीजियस पोएम्स लिखी हैं। मोंक थे ज़ाहिर, they emphasize faith rewarded. There are lives of saints such as Andrew and Helena. Lives of saints के ऊपर की जो कहानियां थी उनको लिखा गया। And there are sermons, wisdom literature, doctrinal and devotional material such as Dream of the Road, जैसे अभी हमने बात की है। तो इस ईरा में क्रिश्चियन लिटरेचर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। इसमें ड्रीम ऑफ द रोड एक फेमस पोइम है, या कैडमन का जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल और जूडिथ। उसके अलावा कैडमन की हिम्स ये सरवाइव करती हैं। बेड ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसकी सिर्फ 5 लाइनें इंग्लिश की मौजूद हैं, बाकी खत्म हो गई। और एल्डम ने पोइट्री की है, बहुत पोइट्री की है, लेकिन हमें कोई पता नहीं, हम तक नहीं पहुंची। सो द न्यू टेस्टामेंट, और यहाँ पे ये भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो न्यू टेस्टामेंट हम लिखते हैं, एक्चुअली ये 2 टेस्टामेंट है। हम उनके यहाँ बाइबल की 2 किस्मों को वो डिवाइड करते हैं, बाइबल को 2 किस्मों में। एक को वो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, एक को वो कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। ये जो ज्यूज की बुक है उसको वो कहते हैं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसे आप तौरात कहेंगे। तौरात को वो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और इंजील को वो कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। ओके, ये फर्क होगा। सो द न्यू टेस्टामेंट जो है, यानी जो क्रिश्चियन बुक है, इज प्रिंसिपली रिप्रेजेंटेड इन ट्रांसलेशन एंड लिटर्जिकल अडॉप्टेशंस। उसको दायरा ट्रांसलेट तो होना ही होना था इंग्लिश के अंदर, तभी ज्यादा फॉलोवर मिलने थे उनको। द गॉस्पेल्स, द साम्स को होते हैं रिलीजियस सॉन्ग्स जो चर्च के अंदर गाए जाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सॉन्ग्स, कसीदे कह लें जिस तरह हम पढ़ते हैं। And other books were translated into English throughout the Old English period. Parts of the several versions remain. The Bible was made known to the laity through the liturgical program of prayers and readings at Mass through the cycle of the Christian year. तो लिटर्जिकल जो प्रोग्राम था, इसका मतलब होता है जो रिलीजियस सर्विसेज दी जाती थी। चर्च बने तो फिर रिलीजियस सर्विस की जरूरत होती थी। बच्चा पैदा हो गया तो बैप्टिज्म होता था, प्रेयर सिखाई जाती थी, संडे को सरमन होता था। तो इन चीज़ों में, इन छोटे मोटे मामलात के लिए उन्हें बाइबल को ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को दुआएं याद करवाएं, उनको जो प्रेयर्स हैं वो याद करवाएं, कुछ जो है ऐसी चीज़ें, ताकि लेटी मतलब आम पब्लिक के लिए। सो द लिटर्जी इज द सोर्स ऑफ द पोएम्स लाइक क्राइस्ट एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ड्रीम ऑफ द रूट। तो लिटरेचर यानी रिलीजियस जो सर्विसेज हैं, इनकी वजह से छोटी मोटी जो ट्रांसलेशन थी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। क्राइस्ट पोइम बड़ी फेमस है, एक और पोइम है, लेंथी पोइम है थोड़ी सी, जैसे ड्रीम ऑफ द रूड है। इस तरह क्राइस्ट जो है ये साइन वल्फ ने लिखी थी। इसके बारे में तो 100% पता है। कैसे पता है ये आगे देखें। क्राइस्ट इज अ पोएम इन 3 पार्ट्स, आल्सो नोन एज द एडवेंट लिरिक्स, असेंशन एंड डूम्सडे। इसके 3 हिस्से हैं। पार्ट 2nd and 3rd ऑफ द क्राइस्ट आर साइंड साइन वल्फ इन रूनिक एक्रोस्टिक्स। तो साइन वल्फ ने रूनिक स्क्रिप्चर में, उसे वो भी आता था, लिखी तो उसे इंग्लिश में है, तो उसने साइन वहां पे किया उसको कि मैं लिख रहा हूं इस पोएम। अदरवाइज शायद हमें पता ही ना चलता कि ये साइन वल्फ ने लिखी है। साइन वल्फ कौन था? एन अननोन क्लरिक ऑफ 9th century is the only old English poet to sign his poems. ये वाहिद पोएट है इसने अपनी नज़म के नीचे अपने सिग्नेचर छोड़े हैं, अपना नाम और सिग्नेचर छोड़े हैं।
साइनबर्ग, और इसने पोएम लिखी थी क्राइस्ट, जो बहुत फेमस हुई। तो मुझे बताइएगा, आप थक तो नहीं गए हैं, कहीं इंफॉर्मेशन लोड ना हो जाए आपके ऊपर? तो आज के लिए इतना काफी है, या और पढ़ लें 2 मिनट की ब्रेक के बाद? ये आप मुझे अब जरा बताएंगे। आप मैसेज कर सकते हैं और हम देखते हैं कि हमें कुछ और ऐड करना है। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू इट। तो हम जाते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने डिवाइड किया था इसको 3 हिस्सों में। तो सेकंड फेज की तरफ जाते हैं। एल्फ्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एल्फ्रेड। पोइट्री में नहीं, एल्फ्रेड का जो मकाम है ना, वो है प्रोज राइटिंग के अंदर। प्रोज राइटर के अंदर स्पेशली ये ट्रांसलेटर था बहुत बड़ा। तो जानते ये कौन था? डेट इसकी है 899, किंग ऑफ वैजेक्स फ्रॉम 871, हु डिफेंडेड हिज किंगडम अगेंस्ट डेन्स एंड ट्रांसलेटेड विजडम बुक्स इनटू इंग्लिश। एल्फ्रेड एक बादशाह था जिसने ना सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाया, अंग्रेजों को बचाया, इंग्लैंड की हिफाजत की बाद में, बल्कि इसने ये देखा कि बहुत सी अहम किताबें हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। लोगों को इंग्लिश बोलनी तो आती है लेकिन रिटन मटेरियल कोई नहीं है इंग्लिश के अंदर, और इसने इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत सी किताबों को ट्रांसलेट किया। एक बादशाह ने खुद ट्रांसलेशन की। The life of the Alfred cast an interesting light on the literacy as well as on literature. The fourth son of the king of the Wessex, he came to the West Saxon throne in 871, when the Danes had overrun all the English kingdom except his own. इसने सबको इकट्ठा भी किया क्योंकि डैनिश जो एरिया था उसकी तरफ से लगातार अटैक हो रहे थे, और ये जंग का जमाना था जब बहुत अरसा तक आप अमन की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। इतनी मसरूफ जिंदगी होने के बावजूद एक बादशाह जो है वो लिखने पढ़ने का काम भी कर सकता है। ये मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन बात है। आज के बादशाह के पास टाइम नहीं होता, उस टाइम के बादशाह को तो ज्यादा मसाइल थे क्योंकि आए दिन लड़ाई हो रही थी और बादशाह ने फ्रंट पे तलवार लेकर लड़ना होता था। एल्फ्रेड रोड दैट व्हेन ही केम टू द थ्रोन, वो खुद लिखता है, that he could not think of a single priest south of the Thames who could understand a letter in Latin or translate one into English. कहता है कि टेम्स रिवर जहां पे आज लंदन है, इसके राउंड अबाउट, कहता है इन जगहों पे मैं हैरान हो गया देख के कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, और कोई ऐसा बंदा तो बिल्कुल ही नहीं है जो कोई लैटिन का एक लेटर भी ट्रांसलेट कर सके। तो रीडिंग इज एन आर्ट विच एल्फ्रेड मास्टर्ड एट द एज ऑफ 12। 12 साल में इसने पढ़ना लिखना ये सीख लिया था। ही बिगन टू लर्न लैटिन एट 35, और हिम्मत नहीं आ रही देखे 35 साल में उसने जाके लैटिन सीखने शुरू की। Having saved his kingdom physically, Alfred set to saving its mind and soul. He decided to translate those books which he most needful for all men to know into English. उसने डिसाइड किया कि मुझे अब लैटिन आ गई है, तो ये डिसाइड उसने 40 के बाद ही कहीं किया होगा जब सीख ली होगी। तो उस वक्त उसने सोचा कि मुझे जो फेमस बुक्स हैं, जो खास तौर पे बहुत ज़रूरत है आम आदमी को जिनकी, उनको मुझे ट्रांसलेट लाजमी करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो ट्रांसलेट हुई थी वो क्या थी, अभी हमने पढ़ा, जो बाकी लोगों ने अगर कोई चीजें ट्रांसलेट की भी थी तो वो तो बाइबल थी, बाइबल की स्टोरीज थी बस, और कोई किताब ट्रांसलेट नहीं हुई थी। एंड टू टीच द फ्री बोर्न सन्स ऑफ द लेटी टू रीड देम सो दैट द क्वेरी विजडम एंड शुड अगेन बी परसूड इन एंग्लिसिज्म, द किंडर्ड एंड द कंट्री ऑफ द इंग्लिश। तो उसने सोचा कि मुझे अपने इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लिश लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए ताकि यहाँ पे आम आदमी भी पढ़ लिख सके और एक विजडम डेवलप हो। तो एल्फ्रेड ने जैसे देखे, आपने सोचा, तो एक बादशाह के सोचने से इसने वो बुनियादें रखी हैं जिन पे आगे चल के अंग्रेज वाकई बड़े वाइज हुए और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में बेशुमार तरक्की की
और पूरी दुनिया पे लार्जेस्ट एम्पायर बनाने में यही लोग कामयाब हुए। उस पे देख लें, ऐसे बादशाह आए तो ही कौम तरक्की करती है, जिसका बादशाह ऐसा सोच रहा हो। अल्फ्रेड एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। अगली बात यह है कि किसी ने भी अभी इतना दर्जा नहीं दिया था इंग्लिश को जितना हैसियत लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर बनाने में अल्फ्रेड ने की। द बुक्स ही हैड ट्रांसलेटेड वर बेड्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री। अब बेड, इससे पहले जो एज गुजर चुकी थी वो एज ऑफ बेड थी, बेड तो फोत हो चुका था उस वक्त। उसकी जो फेमस हिस्ट्री की बुक है जो इंग्लिश लोगों के बारे में ही थी, उसकी कितनी जरूरत रहती होगी इंग्लिश लोगों के बारे में, जो बुक है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे, कितनी हैरत की बात है। तो इसने उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि पब्लिक को पता चले कि उनकी तारीख क्या है। उसके अलावा इसने ओरोसियस हिस्ट्रीज ट्रांसलेट करवाई, ग्रिगरी के पैस्टोरल केयर एंड डायलॉग्स जो हैं, वो पोप ग्रिगरी जो बड़ा फेमस था, जिसने प्रीस्ट भेजे थे और एंग्लो सैक्सन लोगों को ईसाई बनाया था, ये पोप ग्रिगरी था, वो पहला पोप। अगस्टीन्स सोलिलिकीज। अब अगस्टीन जो है ना, या अगस्टाइन, ये बड़े रिलीजियस फिलासफर थे। इनकी जो सोलिलिकीज हैं वो बड़ी फेमस थी और बड़ी फेमस राइटिंग थी। इसने अकल की बुनियाद के ऊपर क्रिश्चियनिटी को तामीर किया, अगस्टीन ने। एंड बोएथियस, कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी। और बोएथियस उस टाइम का फिलोसफर था, आगे चल के तो बहुत सारे फिलोसफर आ चुके हैं, आप इसको ज़ाहिर नहीं जानते होंगे, उस वक्त यही था सिर्फ, जो चर्च से रिलेटेड था लेकिन फलसफा के बारे में लिखता था। तो इस सब को इसने सोचा कि मुझे अंग्रेजों को, अपनी नेशन को फिलॉसफी देनी चाहिए, मुझे इनको अकल की बुनियाद पे मजहब को देखने के लिए अगस्तीन की सोलिलिकीज देनी चाहिए, और इसी तरह मुझे लोगों को अपनी तारीख से कनेक्ट करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाने का प्रोग्राम था ये तो। और जाहिर है इसने, इसके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। Alfred's thoughtfulness is evident in his two famous prefaces. और यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी हो तो मुझे अपनी वो खुद ही याद आ रही है, वो जब मैंने रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, ब्रेन इन्वेस्टमेंट वर्सेस मसल इन्वेस्टमेंट। और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको हिस्टोरिकली पता चलेगा, बहुत इंसानी तारीख के ऊपर है वो। उसको जायजा लेते हुए मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि आज भी के ज़माने में भी पाकिस्तान को या एक इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा जो चीज़, जो पैसे हैं, जो दौलत है, जो एनर्जी है, वो इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो है ब्रेन पर इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, ब्रेन पर, मसल्स पर नहीं। ठीक है, यानी एजुकेशन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर। अगर मुल्क अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल के ब्रेन पे इन्वेस्ट करने के ही बराबर है। तो अल्फ्रेड ने भी ये किया। आज मुझे इसकी भी एग्जांपल मैंने उस वक्त तो नहीं दी है, ये भी, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ये हिस्ट्री को दोबारा से पढ़ के रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें कुछ भूल गई थी, मुझे याद आ रही हैं। तो अल्फ्रेड ने क्या किया कि ब्रेन इन्वेस्टमेंट पर काम किया, और जिसकी वजह से फिर अंग्रेजों ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है आपके सामने। और इसकी जो थॉट्सफुलनेस है वो हमें, इसके फेमस जो प्रेफेसेस इसने लिखे थे, अपनी जो बुक ट्रांसलेट करता था तो प्रेफेसेस लिखता था। और जहन में रखिएगा, बुक्स हाथों से लिखी जाती थी, ये जहन में रखिएगा। ये नहीं था कि बस डिक्टेट करवाई और वो प्रिंट हो गई। स्क्राइब्स होते थे, हाथों से लोग लिखा करते थे। बहुत ये टीडियस स्लो प्रोसेस था किताबें लिखना। His resolute and the practical character was combined with the respect for wisdom and its rewards. एक तो ये प्रैक्टिकल था कि चीजें ऐसी होनी चाहिए जो जिंदगी में सही काम आए, वो किताबें होनी चाहिए, और दूसरी विजडम डेवलप करनी चाहिए। अल्फ्रेड एडेड टू हिज बोएथियस द फॉलोइंग सेंटेंस। जो इसने बोएथियस को, जिसकी फिलॉसफी को ट्रांसलेट किया, तो पहली दफा फलसफा लेके आया इंग्लैंड के अंदर। विदाउट विजडम, वहां पे एक लाइन लिखता है जिसकी अपनी लाइन है, विदाउट विजडम नो फैकल्टी कैन बी फुली ब्रॉट आउट, for whatever is done unwisely can never be accounted as skill. आप इससे अंदाजा लगा लें तो वो कितना एक वाइज किंग था, और एजुकेशनल प्रोग्राम उसने स्टार्ट किया।
So Alfred's educational program for the laity mean for the आम public जिसको हम laity कहेंगे, did not succeed at first but bore fruit later in the Wessex of his grandson Edgar. फौरन तो जाहिर इसका रिजल्ट नहीं मिलता जब आप ब्रेन पे इन्वेस्ट करते हैं, और मजे की बात हम सबसे कम ब्रेन पे इन्वेस्ट करते हैं। हम किताबें कम से कम खरीदेंगे, तालीम पर अपने कम से कम पैसे लगाएंगे, और जो है बाकी चीज़ों पे ज़्यादा लगाएंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एज ए नेशन भी हम पीछे चले गए हैं, जिस पर किसी शायर ने कहा था, दिल जले ने, कि जब वो देखता है बाजार में जाके कि किताबें जो हैं वो फुटपाथों पे पड़ी हैं और जूते जो हैं वो शो केस में रखे हैं, तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि इस कौम, ये जो कौम है, ये किताबों को कितनी वैल्यू दे रही है, और जूतों को शो केसेस में सजा कर दुकानें भरी पड़ी हैं जूतों की, किताबों की आपको दुकान ही नहीं मिलती। तो उसने कहा कि मुझे पता चल गया इस कौम को जूतों की कितनी सख्त ज़रूरत है, किताबों की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको वाकई जूतों की ही ज़रूरत है। सो एडगर जो इसके ग्रैंडसन थे उस टाइम में 959 और 76 के अंदर, आफ्टर द एज ऑफ द बेड एंड एल्फ्रेड, अब दोनों की एज खत्म हो गई, यानी दो जो हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हमने प्री क्रिश्चियन और क्रिश्चियन में डिवाइड किया, और फिर क्रिश्चियन वर्ल्ड को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एज ऑफ बेड को, एज ऑफ एल्फ्रेड, और उसके बाद फिर तीसरी एज आती है जब इसका ग्रैंड सन, पोता जो है इसका, एडगर बादशाह बनता है। दिस इज द थर्ड क्लियरली डिफाइंड एज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, द बेनेडिक्टाइन रिवाइवल अंडर डनस्टन। तो एक करेक्टर है डनस्टन, करेक्टर से मुराद किसी नज़म के किरदार नहीं है, बल्कि एक्चुअल में वो किरदार है हिस्ट्री के, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के बिशप थे। डनस्टन एक रिलीजियस पर्सन थे, लेकिन उन्होंने खुद भी बड़े आर्टिस्ट थे, और उन्होंने रिवाइवल किया दोबारा से लिखने पढ़ने का, यानी इसको एक्सपेंड किया जो प्रोग्राम एल्फ्रेड ने चलाया था। इट वॉज इन दिस सेकेंड बेनेडिक्टीन एज, क्योंकि सेंट बेनेडिक्ट ने सबसे पहले नॉर्थम्बिया में मोनास्ट्रीज बनाई थी, इस वजह से इसे सेकेंड बेनेडिक्टियन एज कहा जाता है, क्योंकि दोबारा से मोनास्ट्रीज बनी, दोबारा से लाइब्रेरीज बनाई गई और ज़्यादा तालीम फैलाई गई, इसलिए हम इसे रिवाइवल भी कह रहे हैं, बेनेडिक्टीन रिवाइवल भी कह रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1000 एडी की बात है, दैट द 4 पोएट्री मैन्युस्क्रिप्ट्स वर मेड। ये अब आपको याद करने पड़ेंगे। बेनेडिक्टीन रिवाइवल के अंदर किताबें लिखी गई, ये जो जितनी भी नज़में थी, जो बेड के वर्क थे, जो, या उसने कोई नज़म अगर लिखी थी, जो एल्डम के बारे में सुना है आपने, और इसी तरह कैडमन की जो हिम्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, ड्रीम ऑफ रूड है, एटसेट्रा, बेओवल्फ है इवन, ये सारा जो लिटरेचर था इसे उन्होंने कंपाइल किया, पहली बार कंपाइल किया। ओके, और ये 4 बुक्स बनाए, द जूनियस बुक, द एक्स्टर बुक एंड द बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, द वेर्सिली बुक। 4 बुक्स में इन्होंने ढाल दिया, जिससे लिटरेचर ऑर्गेनाइज हो गया और सेफ भी हो गया डेफिनेटली। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा ये सेकंड सेक्शन भी एक्सपायर होने के करीब है, तो अब आपके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। एक लेक्चर अभी हमें और करना पड़ेगा ओल्ड इंग्लिश के।